देखिए बच्चों, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस वाली स्लाइड में या इस वाले बोर्ड में मैंने देखिए एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पिक्चर बना रखी है और एक मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, जिसमें ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, तमाम और भी कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना नीचे है, लेकिन यहाँ पे मुझे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट दिखाने के पीछे एक मकसद है कि मैं आपको कुछ अर्थ के या बायोस्फीयर के हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी रीजन दिखाना चाह रहा था। जैसे आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट रिच एरिया है, सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी जहाँ पे रिच एरिया है, वो अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उसी को मैंने थोड़ा ग्रीन पेन से मार्कर से इंडिकेट कर रखा है देखिए, जिसमें आपके पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील इन सब के पार्ट आते हैं और भी छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। 8 कंट्री के मिला के पूरा अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट बनता है। और कहते हैं ना 20% वर्ल्ड वाइड जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करता है अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट। इसके बहुत सारे डेटा एनसीईआरटी में दिए हैं, ऐसे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भी डेटा एनसीईआरटी में दिए हैं। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको इस अर्थ में बायोस्फीयर ग्लोब में साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। इसके इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील के देखिए बीच से इक्वेटर जा रही है और मैंने कहा इक्वेटर के आस-पास जो ट्रॉपिक एरिया है ना? या जैसे अर्थ के बायोस्फीयर को हमने 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इक्वेटर के कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, जो ट्रॉपिक वाला एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसमें बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, खास तौर पे इक्वेटर के आस-पास जो रीजन है। और एक लाइन एनसीईआरटी में और भी दे रखी है कि इक्वाडोर का नाम एनसीईआरटी में है। वहाँ दिया है कि यहाँ प्लांट की 10 टाइम ज़्यादा, 10 टाइम ग्रेटर प्लांट स्पीशीज़ हो सकती हैं इन एरिया में, जो कि नियर टू द इक्वेटर है, इक्वाडोर जैसी कंट्री में, एज़ कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, है ना? यूएसए, मेक्सिको से अगर कंपेयर करें, तो वो टेम्परेट ज़ोन में आता है। तो इक्वाडोर इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे 10 टाइम ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हो सकती है। ऐसा डेटा भी एनसीईआरटी ने दिया है, आप चेक करिएगा। देन अगर मैं इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करने के पीछे कुछ डेटा को लेकर आऊँ, जैसे अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में कहा जाता है कि मैंने पहले भी बताया कि ये डेटा स्टैटिक नहीं है, डायनामिक डेटा है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। बट एनसीईआरटी में जो डेटा आपको नीट तक या सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन तक आपको लर्न करना है, वो दिया अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पे रिच बायोडायवर्सिटी है, 1300 बर्ड स्पीशीज़ अप्रॉक्सिमेटली पाई जा सकती हैं। 427 यहाँ एम्फिबियन की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और 427 ही यहाँ पे मैमल्स की भी थी। ऐसे ही 378 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की हैं, 40,000 स्पीशीज़ प्लांट की दे रखी हैं। जैसे आपने इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में देखा है कि फिशेज़ की जो पूरे बायोस्फीयर में अर्थ में एक स्पीशीज़ कही जा सकती है, वो 28,000 के आसपास है। लेकिन अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट, जो कि रिच बायोडायवर्सिटी एरिया, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड 3,000 के आसपास या मोर देन 3,000 स्पीशीज़ मिल सकती हैं। ऐसे ही इनवर्टिब्रेट्स की 1,25,000 स्पीशीज़ हैं और इनवर्टिब्रेट में भी इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है। तो इंसेक्ट्स अ, अलग-अलग वैरायटी के इंसेक्ट्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है आपके अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में, जिसमें से बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर हैं, अनआइडेंटिफाई हैं, अनडिस्क्राइब्ड है। उनका अभी डिस्कवरी होनी बाकी है, इन्वेंटरी होनी बाकी है। इससे मुझे एक लाइन और याद आई कि एनसीईआरटी में लिखा है एक जगह कि मोस्ट ऑफ द जो स्पीशीज़ इन्वेंटरी है, वो कहा जाता है कि स्पीशीज़ इन्वेंटरी जो ज़्यादातर हो चुकी है, वो टेम्परेट ज़ोन में हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी स्पीशीज़ थी, वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। लेकिन अगर हम ट्रॉपिक्स में देखें, तो बहुत सारी स्पीशीज़ अभी अनआइडेंटिफाई है, अनएक्सप्लोर है, तो उनका डिस्कवर होना या इन्वेंशन होना बाकी है ना? तो ये लाइन देखिए, इसको नीट ऊपर या आगे-पीछे करके पूछ सकता है इस डेटा को। इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास डेटा है, बच्चे अक्सर इसको मिस करते हैं और वो मिस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड या ट्रॉपिकल पैसिफिक कोस्टल आइलैंड के बारे में नहीं पता होता। तो ज़रा इस पिक्चर में गौर करिए। इस पिक्चर में जो आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पिक्चर दिख रही है, इसके इसके आप इस पिक्चर में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है। तो हम पैसिफिक के आस-पास के एरिया जो है, वो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। हमने इन आस-पास के आइलैंड जो भी है, जो कि इस सी से लगे हुए हैं, ओशन से लगे, उनको कोस्टल कह सकते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक कोस्टल आइलैंड्स। और यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, ह्यूमन कोलोनाइज़ेशन के कारण मोर देन 2000 नेटिव बर्ड यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये डेटा एनसीईआरटी ने दिया है। तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स का एक्सटेंशन भी इस एरिया से हुआ है ड्यू टू आप कह सकते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन।
इसको आप एक और टर्म से रिलेट कर सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया इस ज़ोन को। इसको उन बर्ड्स का या मैमल्स का हैबिटेट लॉस हो चुका है, उस एरिया को फ्रैगमेंट कर दिया गया है। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पे सटीक बैठता है। इसके अलावा मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि दुनिया भर में ऐसा डेटा एनसीईआरटी ने दिया है कि मोर देन 15,500 स्पीशीज़ जो कि फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन को, एक्सटिंक्शन के थ्रेट को। ये भी डेटा पूछा जा सकता है नीट और पंतनगर और सीयूईटी एग्जामिनेशन में। इस और ये सारा डेटा जो है ये एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन देती है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन। आईयूसीएन के ही 2004 के डेटा के हिसाब से अक्सर बच्चा इसको गलत समझता है। वो सोचता है कि 2004 का ही डेटा अभी भी एप्लीकेबल है, नहीं। मैंने कहा ये डेटा डायनामिक है, आईयूसीएन हर साल एक लिस्ट निकालती है जनवरी के मंथ में। हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट की अपनी-अपनी लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने 2004 के डेटा को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसको अपडेट नहीं किया है और उसके हिसाब से वो बहुत सारी बातें कहता है, जैसे कहता है कि पिछले 500 वर्षों में, लास्ट 500 ईयर्स में कितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो 784 स्पीशीज़ ये डेटा दिया है, जिसमें से 338 आपकी वर्टिब्रेट की स्पीशीज़ हो सकती हैं और 359 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसमें से 87 प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो लास्ट 500 ईयर में हम लॉस कर चुके हैं या एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब इसमें एक बात आती है कि जैसे बच्चा कहता है कि सर अक्सर हम जैसे बोलते हैं कि आपके मोर देन 70% एनिमल्स हैं, आपके 22% के आसपास प्लांट हैं, तो क्या इस डेटा में जो हम कहते हैं कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ दुनिया भर में डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन का डेटा है हमारे पास, तो क्या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को कंसीडर नहीं करते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इन डेटा में कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट या कोई भी बायोलॉजिस्ट कितनी अर्थ पे स्पीशीज़ हैं ऐसा एकदम एग्ज़ैक्टली कह पाने में सक्षम नहीं है। तो जो टैक्सोनॉमी से बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्लासिफ़ाई जो करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को, हमने जैसे पढ़ा है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो डिस्क्राइब्ड हैं बाय द टैक्सोनॉमिकल एनालिसिस। तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं आपके, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे वर्टिब्रेट हैं, मैमल्स हैं, फिशेस हैं। आपके ओशन जो आपके ओशंस हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी है, अभी तक वो भी एक्सप्लोर नहीं किया जा चुका है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1.8 बिलियन जो स्पीशीज़ बायोलॉजिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट ने बताई हैं, ये कुछ बायस्ड सैंपल भी हो सकता है क्योंकि ये ट्रू स्पीशीज़ रिचनेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। हमारे बायोस्फीयर में जो ट्रू स्पीशीज़ रिचनेस है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर रही है, उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। क्योंकि हमने ज़्यादातर जो साइंटिफिक स्टडी में जो फ़ोकस किया है, वो वर्टिब्रेट पे किया है। हमने बहुत अच्छे से नॉन वर्टिब्रेट में भी आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, मोलस्का इसको किया है। और हम ऐसा भी डेटा आता है कि हर साल 14 से 15,000 न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं, लेकिन एक्सटिंक्ट भी होती हैं। बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज़ को भी हम नई-नई डिस्कवर होते हुए देखते हैं। और लेकिन ये सारा डेटा जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पे जाता है यानी बैक्टीरिया पे जाता है, तो हमारे पास बहुत अच्छे टैक्सोनॉमिकल टूल्स नहीं हैं, बहुत अच्छे टैक्सोनॉमिकल एनालिटिक टूल्स नहीं हैं जिससे हम एग्ज़ैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया, फंगस इन सब की एग्ज़ैक्ट जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसको डिफ़ाइन कर सकें। कहने को तो ये भी है कि एक रिपोर्टेड स्टडी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 4,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज़, एक अगर आप नॉर्वेजियन सॉइल होती है, तो नॉर्वे की सॉइल से अगर आप लेंगे एक सिंगल ग्राम, 1 ग्राम नॉर्वेजियन सॉइल में 4,000 से ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हो सकती हैं। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा बैक्टीरियल स्पीशीज़ हो सकती हैं, कितनी ज़्यादा फंगल स्पीशीज़ हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की स्पीशीज़ हो सकती हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिकल टूल्स हमारे पास इतने नहीं हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल टूल्स जिनसे हम एग्ज़ैक्टली इनको बता पाएँ। साथ ही साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि आर्टिफ़िशियल कल्चर मीडियम कंडीशन में यानी लैबोरेटरी कंडीशन में हम इनको कल्चर नहीं कर सकते। ये भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। इनको कल्चर नहीं किया जा सकता है, ये भी एक वजह है। तो आप ट्रॉपिकल एरिया में अगर आप जाएँ, यानी कि आप अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में जाएँ, इंडिया के ट्रॉपिकल ज़ोन में जाएँ, ऐसे वर्ल्ड वाइड इंडोनेशिया, मलेशिया वाले रीजन में जाएँ, अफ्रीका में भी जाएँ आप, तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अनएक्सप्लोर हैं, अनडिस्कवर हैं। तो इनका भी अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे आपके बेनिफिट हो सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट के साथ ये भी है कि उन्होंने एशिया और यूरोप के ही पार्ट में ज़्यादातर कॉन्संट्रेट किया है, जो कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादातर उनको डिस्कवर करने में लगा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो आपके अर्थ का 70% कवर एरिया जो कि ओशन आपका एरिया है, वहाँ भी इतनी रिच बायोडायवर्सिटी है कि वहाँ भी अभी एग्ज़ैक्ट नंबर स्पीशीज़ का अननोन है। और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट, बहुत सारी आपके ओशन जो कि मरीन स्पीशीज़ हैं, इन सबको एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। साथ ही साथ अगर हम जाते हैं यहाँ पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली पिक्चर में जो आपको दिख रही है बोर्ड पे, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
के ऊपर के साइड देखिए तो 2 हॉटस्पॉट रीजन आपको दिखाई देंगे। एक हिमालयन आपका हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया का और एक इंडो बर्मन रीजन है इंडिया और बर्मा जो कि म्यांमार कंट्री है, उन दोनों के पार्ट को हम कहते हैं इंडो बर्मन रीजन। बहुत ही रिच बायोडायवर्सिटी मलेशिया तक गई है आगे। इसमें थाईलैंड, मलेशिया तक पूरा रीजन कहा जाता है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंडिया की हॉटस्पॉट रिच बायोडायवर्सिटी है उसको वेस्टर्न घाट कह सकते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और वेस्टर्न घाट रीजन गुजरात के पार्ट से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये सारे इसमें पार्ट आते हैं। तो और वेस्टर्न घाट में तरह-तरह की आपके फंगल स्पीशीज़, तरह-तरह के बैक्टीरियल, तरह-तरह के प्लांट, फ्लोरा, फौना की स्पीशीज़ है। इसमें भी एक डेटा एनसीईआरटी ने दिया है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड जो आपका लैंड एरिया है उसका 2.4% कवर करता है, लेकिन यहाँ एक इम्प्रेसिव डाइवर्सिटी है 8.1%। दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपका पेरू आ सकता है, कोलंबिया आ सकता है, ब्राज़ील आ सकता है, रशिया आ सकता है। रशिया में भी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसको कंसीडर किया जा सकता है उसके कुछ पार्ट को। ऐसे वेनेजुएला है, इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको है, ये सब मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड लैंड का 2.4% कवर करता है, लेकिन यहाँ की इंप्रेसिव डाइवर्सिटी शो करता है 8.1%। यहाँ पे बर्ड की स्पीशीज़ 1200 के आस-पास है, ये भी डेटा एनसीईआरटी ने दिया है, ये भी वेरी कर सकता है आने वाले सालों में। इंडिया में नेशनल पार्क 90 नेशनल पार्क हैं, ये आपको चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, लेकिन मैंने देखिए ब्रैकेट में 107 लिखा है, यानी कि इस समय रिसेंट 2023 में 2022 से लेके अब तक अगर आप डेटा देखें तो 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं आपके इंडिया में, जबकि एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया। एनसीईआरटी ने 90 नेशनल पार्क यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इनमें से 2 नेशनल पार्क तो आपके स्टेट उत्तराखंड में ही है, जिसमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना है और हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था पहले, अब जिम कॉर्बेट नाम जानते हैं इसको। इसके अलावा आपके हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के रीजन में लगा हुआ आपका राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व और इसके अलावा एनसीईआरटी ने 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन कर रखा है, लेकिन अभी रिसेंट 573 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैंने 550 प्लस का डेटा यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही सेम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 14 लिखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट रीजन की बातें मैंने कर ही चुकी है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और है जो बच्चे एक दिन पूछ रहे थे मेरे से कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उस दिन, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो इसका पहले तो देखिए डिस्क्रिप्शन क्या निकलता है कि जो नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, यानी जो पूरा आपका बायोस्फीयर है, जो नेचर है आपका, इसमें जो जैसे आप इसको एक एनालॉग करिए कि जो नेचर है उसमें वो पूरी एक लाइब्रेरी है और इसमें रखी हुई हैं बुक्स। बुक्स यानी कि स्पीशीज़, तरह-तरह की स्पीशीज़ हैं जो कि अभी डिस्कवर भी हो चुकी हैं, जो कि अनडिस्कवर हैं। उन सभी को एक लाइब्रेरी में रखी हुई बुक के तौर पे यहाँ बताया गया है। लेकिन नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बर्न हो रही है ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल इंटरवेंशन, नेचुरल प्रोसेस से भी। तो जब तक हम इन सारे के सारे बुक्स जो कि टाइटल जो बुक के टाइटल हैं, इनको कैटलॉग या लिस्टिंग करेंगे, उसके पहले ही नेचर की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बर्न हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा टेक्सोनॉमिकल एनालिटिक टूल्स नहीं हैं कि हम इन सारी की सारी स्पीशीज़ के बारे में जान सकें। ये कहना चाह रहा है ये और एक फिलॉसॉफिकल एस्पेक्ट है बायोलॉजी का, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में दिया है। मैंने देखिए एक टर्म लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, ह्यूमन। तो ह्यूमन की वजह से बहुत सारी प्लांट, बहुत सारे फ्लोरा, फौना का एक्सटेंशन हो रहा है और यही डेटा ऊपर भी लिखा था कि लास्ट 500 सालों में 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इनके पीछे एक मेजर रीज़न एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी हो सकता है, मैन मेड एक्शन भी हो सकता है। लेकिन देखिए एक नीचे रेड मार्कर से मैंने लिखा है 6th मास एक्सटिंक्शन। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आप इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डायनासोर एक्सटिंक्शन की बात की गई है। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा डेटा हमारे पास मिलता है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। या और भी कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन हम कहेंगे उसके पहले भी, यानी वो डायनासोर का एक्सटिंक्शन जो था वो एक मास एक्सटिंक्शन था, यानी उसमें बहुत सारे डायनासोर की जो अलग-अलग एक तरीके से स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। साथ ही साथ जो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ तो उससे बहुत सारी स्पीशीज़ पे असर पड़ा, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक साथ एक्सटिंक्ट हो गई थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो वो 5वाँ मास एक्सटिंक्शन था, 5th मास एक्सटिंक्शन। लेकिन एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर में बायोडायवर्सिटी में एक डेटा लिखा है कि 6th मास एक्सटिंक्शन जो है वो अभी
जारी है, कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूएशन में है 6 मास एक्सटिंक्शन और आने वाले टाइम में एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होते हुए दिखेगी, फ़ौना, फ्लोरा सबकी। यानी कि इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, डायनासोर का एक्सटिंक्शन 5th मास एक्सटिंक्शन था। इसको मैं एक अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, एक इवोल्यूशन में टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि किस-किस एरा, किस-किस पीरियड या इपॉक के दौरान ऐसा मास एक्सटिंक्शन हुआ था पहले। लेकिन इस चैप्टर में दिया है कि 6 मास एक्सटिंक्शन इज़ गोइंग ऑन, इज़ कंटिन्यू, अभी कंटिन्यूएशन में है और इसका एक मेजर कारण है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन और पहले भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं लेकिन उस समय ह्यूमन नहीं था। लेकिन अभी जो मास एक्सटेंशन हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज़ का, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हमने उस मास एक्सटेंशन के रेट को 100 से 1000 टाइम फास्टर कर दिया, यानी कि एक ज़्यादा रेट के साथ ये एक्सटेंशन हो रहा है या होगा आगे, जिससे हम देखेंगे कि उसी पैराग्राफ में, इसी चैप्टर के जहाँ पे ये 6 मास एक्सटेंशन की बातें लिखी हैं, वहीं पे लिखा है कि अगर यही रेट कंटिन्यू रहा तो अगले 100 सालों में हम हाल्फ ऑफ द अर्थ स्पीशीज़ को हम खोते हुए देखेंगे, वाइप्ड आउट। ऐसा कह के एक डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये डेटा और फैक्ट पे बेस्ड चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको समझें। अर्थ के मैंने कहा ज्योग्राफिकल जो पोजीशनिंग है, लोकेशन है, कौन से आपके हॉटस्पॉट रीजन किस ज़ोन में आते हैं, इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक्स कहाँ है, टेम्परेट ज़ोन कहाँ है, इसको समझ के आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअली जाएँगे तो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा डेटा। इसमें एक चीज़ और रही है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इस सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और एनसीईआरटी और नीट ने अपने सिलेबस में ऐड किया है, उसका नाम है रेड लिस्ट, आईयूसीएन की रेड लिस्ट।